हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नया एक चैप्टर स्टार्ट करें जो कि केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक में, विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे लोअर क्लासेस में, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, है ना। तो वही चीज़ें थोड़ा सा रिवाइज करनी है स्टार्टिंग में, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मैचिंग है क्लास 8 से। और क्लास 9 में आप लोगों ने एलिमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, है ना। एलिमेंट्स एलिमेंट्स क्या होता है? एटम का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, मीन्स एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज एलिमेंट, है ना। पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हर एक एटम के सिंबल को, दैट इज नॉन एज एलिमेंट। तो एलिमेंट कई प्रकार के होते हैं, है ना। एलिमेंट होते हैं मेटल्स, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, कुछ उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बेसिस पे। कुछ होते हैं नॉन मेटल्स, है ना, और कुछ होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स ऐसे हैं जिनका जो बिहेवियर है या नेचर है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो मेटल और नॉन मेटल दोनों जैसा है, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में ये मेटलॉइड्स जो होते हैं दोनों ही बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स जो होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, जो हमारे नेचर से सर्च करके उनमें पुट किया गया पीरियोडिक टेबल में, किस तरह से पुट किया गया है, क्या उसका मेथड है, ये हम लोग 5th चैप्टर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में। फिलहाल हमको जानना है कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, किस तरह की उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरह का वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन देते हैं, ये समझना है। एंड देन हमारे जो अर्थ है, ज़मीन है, उसमें से मेटल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि मेटल ऐसे ही अवेलेबल नहीं था धरती पर। बहुत सालों पहले जब इंसान का शुरुआत हुआ प्री हिस्ट्रिक टाइम से, तो उस समय इंसान निहत्था था, उसके पास कुछ नहीं था, वो पत्थर के औजार वगैरह बनाता था, है ना, स्टोन यूटेंसिल्स या स्टोन वेपन बनाता था। फिर धीरे धीरे उसने सीखा कि मेटल भी होता है, मिनरल भी होते हैं। तो मिनरल मेटल ज़मीन में से कैसे निकाले जाते हैं, फिर किस प्रोसेसिंग के द्वारा उनमें से अलग अलग मेटल को अलग अलग किया जाता है, ये सारी चीज़ें मेटल एक्सट्रैक्शन में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और उस मेटल एक्सट्रैक्शन में नॉन मेटल का भी कुछ रोल होता है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो ओवरऑल इस चैप्टर में हमको पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनका यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट हैं मेटल और नॉन मेटल से। हमारा बॉडी है खुद ही बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ है। हमारे ब्लड में आयरन है, उसके बाद प्रोटीन है, प्रोटीन पूरी तरह से नॉन मेटल से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह से सारा जो नेचर में चीज़ है वो मेटल, नॉन मेटल या इन एलिमेंट से ही मिलके बना है ओवरऑल। तो इसके बारे में जानना भी हमको ज़रूरी है कि किस तरह की नेचर या प्रॉपर्टी से ऑक्युपाई करते हैं, है ना, किस तरह के प्रॉपर्टीज़ को ये पसेस करते हैं। एंड किस तरह से जो मेटल हार्ड फॉर्म में मेटल के दरवाजे, खिड़कियाँ या शिप होता है, ब्रिज होता है, सब बने होते हैं, आखिर ये मेटल आता कहाँ है इतना। तो किस तरह से ज़मीन से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट मत करना मतलब प्राप्त करना। तो मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जी प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे फटाफट। ओके, बट स्टार्टिंग करते हैं पहले एलिमेंट से। तो एलिमेंट्स जो नेचर में होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक, अब मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये पूरी तरह से मतलब पॉजिटिव बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, लॉस कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज मेटल में पाई जाती है, लगभग सभी मेटल में। इसलिए एक कॉमन प्रॉपर्टी मेटल का हो गया कि दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ओके, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ, तो दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नील बोर ने दिया था, उसकी सहायता से, उस मेथड की हेल्प से हम लोग किसी भी एलिमेंट का
इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकते हैं, है ना। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। मान लीजिए कोई मेटल है एल्युमिनियम, मान लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम जो मेटल है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जिसका सिंबल होता है Al, ओके। और अगर इसके बारे में बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, ओके। अब इसको नील बोर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द एनर्जी सेल्स इन एन एटम। एक एटम में जो एनर्जी सेल होते हैं कई सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसी मेथड को, उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। दैट इज गिवन बाय नील बोर अकॉर्डिंग टू सम मैथमेटिकल फार्मूला। तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे। तो उन्होंने जैसा कि बताया था नील बोर ने कि माना था कि स्टार्टिंग के जो 4 एनर्जी सेल होते हैं उनको नाम दे दिया अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट KLMN नाम दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो KLMN में जो जितने छोटे एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन इजीली फिल हो जाता है। जैसे यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट में, तो इसमें 13 है, ओके। अच्छा, तो फिर 13 इलेक्ट्रॉन को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके लिए रूल भी था कि K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये 2 हो गया। L में 8 भर सकते हैं, 8 हो गया, 8 to 10 हो गया। अभी कितना बचा, 3 और बचा है, 13 करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 ही भर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस L सेल इज 8, दैट्स वाई 3 more सेल विल बी फिल्ड इन द M सेल, ठीक। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये 13 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के एटम में है, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए 3 एनर्जी सेल में अकॉर्डिंग टू नील बोर्स थ्योरी और फार्मूला, ठीक। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लेविस जो थे, एक लेविस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो उसमें क्या करना है, लास्ट का जो सेल है इसमें आखिरी कुछ इलेक्ट्रॉन बचे कुचे भराए हैं, उस सेल को देखना है ध्यान से। और उस पर फिर एक उन्होंने मेथड बता दिया मैथमेटिकल कि आखिरी किसी भी सेल का जो किसी भी एटम का जो सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या हम लोग देखेंगे कि क्या वो मतलब कि 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, ठीक है, ये देखेंगे। 5 से ज़्यादा है तो हम देखेंगे कि उसके पास 8 बनाने के लिए कितने चाहिए और इलेक्ट्रॉन, 8 यानी ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन का ग्रुप हो जाएगा अगर बाहर के सेल में, तो वो स्टेबल हो जाएगा एटम, ठीक है। 8 यानी ऑक्टेट। तो ऑक्टेट रूल दिया था लेविस नाम के साइंटिस्ट ने। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 9 तक पढ़े हैं, तो ये जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम का 13 इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया KLMN सेल में। N सेल में तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि N में ही पूरा नहीं भर पाया है। अब रूल क्या है, 5 से ज़्यादा या 5 से कम, ठीक है। ये देखा जा रहा है कि 5 से ज़्यादा है तो कितने उसको इलेक्ट्रॉन, 5 है या 5 से ज़्यादा है, ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा, ठीक, 5 या 5 से ज़्यादा, ओके। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इस तरह से बनाते हैं तो ठीक, ये साइन होता है मोर देन और इक्वल टू, दोनों कंबाइंड। मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे शायद या पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो 5 से ज़्यादा या बराबर अगर रहेगा तो हमको देखना है कि ऑक्टेट या 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए बाहर के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, ठीक है। 5 के बराबर हो या 5 से ज़्यादा हो तब, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्टेट बनाना है, यहाँ पे भी ऑक्टेट देखना। अगर 5 से कम है, 5 से अगर कम है इलेक्ट्रॉन तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 5 से ज़्यादा या 5 है तो लूज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लूज इलेक्ट्रॉन कब लूज करेगा, जब बाहर के सेल में जो आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन कुछ बचे खुचे भराए हैं वो अगर 5 से कम है तो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा उसमें, ठीक है। जब लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन चूँकि माइनस चार्ज वाला होता है, इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट अगर लेगा अपने पास तो उसके पास और ढेर सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल,
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ कुछ बेसिक हैं, है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे थे, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि अभी इस चैप्टर में आयनिक बॉन्ड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये मेथड आपको याद होना चाहिए और सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, क्योंकि कुछ भी कंपाउंड या एटम दे देगा, आपको बोलेगा उसमें बताइए किस तरह से आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, इसके लिए ये सारा मेथड, और हर एक एटम का एटलीस्ट 20 एटम्स का फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो ये हो गया। 5 से कम अगर इलेक्ट्रॉन बाहर के सेल में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ऑक्टेट रूल के हिसाब से, और क्योंकि उसको कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, है ना। 5 से कम है तो कोई 5 इलेक्ट्रॉन उतना लूज नहीं करता, उसमें ऐसी एबिलिटी नहीं होती, ऐसे एटॉमिक या एटम्स नहीं देखेंगे, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज वो लूज कर देगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 5 के बराबर इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए 5 है यहाँ पर या 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर देखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, उतना इलेक्ट्रॉन वो बगल के एटम से ले लेगा। अब बगल के एटम से ले लेगा का मतलब क्या है, जैसे इस नेचर में कोई भी एटम, मतलब मैक्सिमम जो एटम है या एलिमेंट है वो फ्री नहीं रहते हैं, बॉन्ड बनाते रहते हैं। तो बॉन्ड बनाते हैं तो उसका बेसिस क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन का लेना देना, तभी कोई मॉलिक्यूल बनता है, नहीं तो सब एटम अलग अलग रहते हैं। और जब एटम अलग रहते हैं तो हमारा बॉडी का जो अस्तित्व है वो ही नहीं रहता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है या कोई भी एलिमेंट है, कंपाउंड है, या कोई भी पहाड़ पर्वत कुछ भी है, पेड़ पौधे, वो सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड से बने हैं। कंपाउंड का मतलब है कई सारे एटम मिल करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाया है ना। तो वो कैसे पॉसिबल होता है, इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस से, आपस में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है तभी होता है। तो ये जो प्रोसेस है उसी के बेसिस पे बताया गया है किस तरह से गेन इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होता होगा एलिमेंट्स के बीच में, और किस तरह से मॉलिक्यूल बनते होंगे। ओके, अच्छा, ये तो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहला केस लग रहा है ना, 5 से कम इलेक्ट्रॉन वाला केस यहाँ पे दिख रहा है एल्युमिनियम के केस में। इसके आखिरी सेल में, आखिरी सेल वो कहा जाता है जिसमें उसके आखिरी बचे हुए इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एल्युमिनियम का आखिरी सेल तो यही हो गया, एम सेल, इसी में बचे कुछ 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 से कम है। 5 से कम है तो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन सारे लूज करेगा, ठीक है, बाई द रूल गिवन बाई ऑक्टेट रूल गिवन बाई द लेविस। ठीक, तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 3 प्लस चार्ज आएगा, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3 माइनस चार्ज उस पर से घट गया। जब माइनस चार्ज घटेगा तो उसके बदले में क्या आएगा, उस पर प्लस चार्ज। तो एल्युमिनियम पे +3 चार्ज आ गया। ओके, क्लियर है ना। ऐसे एक्चुअली पहले नंबर लिखते हैं और प्लस माइनस बाद में, ठीक है। इसी तरह सिंबल लिखते हैं, ये नहीं कि हम लोग लिखते हैं एल्युमिनियम +3, तो ये गलत तरीका होगा, पहले नंबर लिखना है देन साइन। ओके, तो एल्युमिनियम पे +3 चार्ज आएगा। तो एल्युमिनियम हमारा एक मेटल है और ये हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्लियर हो गया। ओके, अब किसी नॉन मेटल का हम देखते हैं, तो मैक्सिमम या सारे के सारे लगभग जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर शो करते हैं, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब ये लूज करेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, नॉन मेटल में एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी से लें, ठीक है। अब किसी से लेंगे इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि उनके पास जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है वो 5 या 5 से ज़्यादा होगा, तभी उनमें लेने की क्षमता रहेगी, है ना। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं किसी और एटम को देख लेते हैं। तो हमारा एल्युमिनियम एग्जाम्पल के लिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं, एल्युमिनियम का हमने समझ लिया इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैसे बनता है। नाउ कोई नॉन मेटल लेते हैं, नॉन मेटल में क्या लें, सिलिकॉन ले लेते हैं, सिलिकॉन या सल्फर ले लेते हैं, ठीक है। तो सल्फर इसका सिंबल होता है S, सल्फर का सिंबल है S, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इसका है 16, ठीक है। एटॉमिक नंबर 16 है, ठीक, ओके। अब 16 है यानी दैट मीन्स कि इसके सल्फर के एटम के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग एनर्जी सेल में डिस्ट्रीब्यूट है। अब कितने एनर्जी सेल में डिस्ट्रीब्यूट है,
उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन्स के एलिमेंट सेल लिख लेते हैं उनका नेम और उसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसा कि रूल दिया गया था नील बोर के द्वारा। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एल में 8, 8 2 10 हो गया, एम में भी 8 ही भर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो 18 इसका कैपेसिटी होता है, लेकिन ऑक्टेट रूल से अगर 8 भी आ गया तो वो स्टेबल होगा। लेकिन बचा कितना, 8 2 10 हो गया, यहाँ 16 था, 16 10 हो गया, बचा 6, तो यहाँ पे आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6। ओके, अब ये 5 से ज़्यादा है ना, 5 से ज़्यादा जब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो देखा जाएगा कि उसमें 8 बनाने के लिए, ऑक्टेट बनाने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसके पास 6 ऑलरेडी है, इसको अपना ऑक्टेट बनाकर अपने आप को स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा किसी और एटम से, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 में 2 आएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन इसके एम सेल में, है ना, एम सेल। ठीक, एम सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लेने की क्षमता है और ये लेगा। ठीक, तो इस तरह से सल्फर पे क्या आएगा, -2 माइनस चार्ज, सल्फर पे 2 माइनस चार्ज आएगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये एक तरह का नॉन मेटल है, पाउडर के फॉर्म में होता है, और ये इस पर चार्ज क्या आ रहा है या इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है। इलेक्ट्रॉन जो लेगा उस पर हमेशा ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए सल्फर, है ना। ओके, ये हो गया। अच्छा चलिए, और मेटलॉइड के बारे में भी पढ़ना नहीं है, जितना थोड़ा बहुत पढ़ना था हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ लिया था। थोड़ा सा इसके बारे में एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, क्योंकि टोटल 7 या 8, कभी कभी इसमें भी कंट्रोवर्सी है। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि 7 मेटलॉइड है, कुछ बोलते हैं 8, तो 7 या 8 का नाम आप याद कर सकते हैं और बस लिख सकते हैं कि मेटलॉइड्स आर दोज काइंड ऑफ एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, और क्या था, बोरॉन, और ऐसे ही 3-4 और हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी नाम। तो ये मेटलॉइड्स हैं, ठीक है, इनमें बहुत प्रॉपर्टी होती है सबसे, और सेमीकंडक्टर की तरह भी ये यूज किए जाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पुरानी चीज़ें हम लोगों ने रिवाइज की। और ये दोनों जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होता है। ये कैसे होता है, कैसे आयंस के फॉर्म बनता है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, एटॉमिक नंबर याद करना है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड पे क्वेश्चन हर साल एक जरूर आता है बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। देन हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर मेटल और नॉन मेटल के 1 बाय 1। तो पहला तो हो गया कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब उसके बाद देखा जाए तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स जो होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं। कोई भी मेटल का नाम लीजिए आप, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, और एल्युमिनियम हो गया, सारे के सारे मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं, कुछ को छोड़ के 1-2 एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, तो मतलब सभी मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। अभी हम लोग मेटल की बात करें, फिर नॉन मेटल की करेंगे। तो सारे मेटल हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्शन हर जगह होता है, यानी दुनिया में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ अनकॉमन होती हैं। वो अनकॉमन चीज़ें बहुत थोड़ी सी होती हैं। जैसे मेटल के केस में सारे मेटल होते हैं मतलब हार्ड, लेकिन एक हो गया सॉफ्ट, और 1 या 2 हो गए सॉफ्ट, है ना। तो सॉफ्ट में क्या है, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल। ये मेटल जो होते हैं ये हार्ड तो होते हैं, सॉलिड स्टेट पे भी होते हैं, लेकिन इनका हार्डनेस बहुत ही कम होता है। मतलब ये रबर जैसे होते हैं, जैसे रबर होता है
रबर जैसे होता है उसको मोड़ सकते हैं ऐसे, है ना। तो रबर जैसा होता है, इजीली चाकू से नाइफ से काट सकते हैं बिना दिक्कत के। अगर आप कभी लैब में देखेंगे उसको हाथ से तो हैंडल नहीं करना रहता है, फोर्सेप वगैरह से, चिमटे से, चिमटा आता है लैब का, उससे पकड़ना रहता है। तो कैरोसिन में डुबोया रहता है, और आप अगर गलती से हाथ से टच कर लेंगे, ट्राई करिए कि हाथ में पानी ना लगा रहे या पसीना ना आ रहा हो, नहीं तो तुरंत ही वो रिएक्ट करेगा पानी से और आपके हाथ में ब्लास्ट कर जाएगा, तो उससे आपको बहुत बुरा घाव लग सकता है और भी दिक्कत हो सकती है। दैट इज़ वाई हाथ से टच करने के लिए मना किया जाता है। तो आप अगर टच भी करेंगे किसी चीज़ से तो आपको लगेगा कि जैसे कोई कपड़ा भिगोया हुआ है, उस तरह का ये सोडियम मेटल होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ऐसे ही पोटेशियम मेटल होता है। तो सारे मेटल हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल, जो कि सॉफ्ट होते हैं और इजीली काटे जा सकते हैं नाइफ से, है ना। रबर लाइक या रबर तो हार्ड होंगे और उससे भी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग चाकू या छुरी से काट सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें हार्डनेस के बाद, एक तो हार्डनेस प्रॉपर्टी हो गया, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी हो गया, और उसके आगे अगर हम लोग बात करें लुक, अपीयरेंस की बात करें, जो आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। अपीयरेंस, अपीयरेंस कैसा लुक रहता है मेटल्स का, तो आप मेटल्स के लुक के बारे में जाएंगे तो शाइनिंग होते हैं। कोई भी मेटल देखें, कॉपर है वो लाल कलर का चमकता रहेगा, पार्टिकुलर कलर। आयरन जो है वो भी चमकता रहता है, थोड़ा सा मतलब सैंड पेपर आता है, एक रफ पेपर, उस पर रगड़ेंगे तो चमक आ जाती है। जिंक चमकने लगेगा, एल्युमिनियम भी चमकने लगेगा, है ना। तो सारे जो मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, उनका अपीयरेंस चमकीला होता है, ओके। और शाइनिंग जो होता है, इस प्रॉपर्टी को एक पार्टिकुलर टर्म दिया गया है, लस्चरस। लस्चरस, लस्चरस प्रॉपर्टी, है ना। तो मेटल्स हैव लस्चरस प्रॉपर्टी। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज, उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बाहर, अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन एनर्जी सेल के। वो हार्ड होते हैं एक्सेप्शन के साथ, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। और क्या होता है, शाइनिंग होते हैं, उनका बाहरी लुक बहुत ही चमकीला होता है। और शाइनिंग लुक के लिए पार्टिकुलर टर्म है जो आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, लस्चरस लुक। लस्चरस या लस्चर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अपीयरेंस के बाद अगर आते हैं फिजिकल स्टेट पे, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं जनरली अगर बात की जाए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सारे जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट। अब सारे मैंने बोल दिया तो इसका मतलब सारे नहीं है, अधिकतर बोलना चाहिए, ज़्यादा सही। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं। कुछ क्या है, एक है एक्सेप्शन, यहाँ पर भी है एक्सेप्शन, क्या है, मरकरी, Hg। हाँ, तो मरकरी जो है ये लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला मेटल है। बाकी ऑलमोस्ट सभी मेटल्स जो होते हैं वो फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ओके। तो कुछ एक्सेप्शन है, बाकी मरकरी की फिजिकल स्टेट के अलावा बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी की सारी मेटल जैसी, जैसे ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन बनाता है, और कंडक्टिविटी हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। इसका पार्टिकुलर लुक, कलर चमकीला कलर का, ग्रे कलर का होता है। तो सारी प्रॉपर्टी मेटल जैसी है, कुछ एक्सेप्शन है। फिजिकल स्टेट में ये पीछे रह जाता है, सॉलिड मतलब फिजिकल स्टेट में मेटल जैसा नहीं है, बाकी सारी प्रॉपर्टी मेटल जैसी है, ठीक है। अब अपीयरेंस हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, फिर आता है मैलिएबिलिटी, 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 ठीक है। मैलिएबिलिटी क्या होता है ये भी आपको याद होगा, आई होप पिछले क्लासेस में जो पढ़े होंगे, लोअर क्लासेस में। मैलिएबिलिटी मतलब होता है कि कोई भी मेटल लें, लोहा हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और भी सोना हो गया, चांदी हो गया, उसको पीटेंगे, हैमर करेंगे, मतलब बाई हैंड करेंगे या किसी मशीन की हेल्प से उसको पीटेंगे। तो पीटते जाएंगे तो क्या होगा, वो मेटल जल्दी टूटेगा नहीं, फैलता जाएगा, एक्सपेंशन उसमें होगा, उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है ना। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जब किसी चीज़ पे प्रहार करेंगे, पीटेंगे, तो वो इजीली ब्रेक ना होकर के बस उसमें एक्सपेंशन होगा। तो ये एक्सपेंशन प्रॉपर्टी बताता है कि कितने हार्ड होते हैं मेटल। इतना फोर्स लगा के पीटने पर भी वो टूटते नहीं हैं, केवल वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो इससे हार्डनेस पता चलता है मेटल का। तो मैलिएबिलिटी मतलब थिन शीट में मेटल को
कन्वर्ट किया जा सकता है पतले पतले शीट में। जैसे दरवाजे क्या पूरा पल्ला होता है, जैसे ये मेरा बोर्ड है, मान लीजिए मेटल का बना होता है, तो ये कैसे बनता है, उसको कोई मेटल होता है उसको पीट कर इतना बड़ा फैलाया जाता है ना। तो खिड़की दरवाजे या गेट जो होता है घर का, उस पर जो मेटल का बड़ा चादर होता है या शीट होता है, वो कैसे बनता है, मेलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से, मेटल की मेलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से। जब उसको पीटा जाता है, हैमर किया जाता है मैनुअली हैंड से या फिर मशीन से, तो पतले शीट में कन्वर्ट हो जाता है बिना टूटे। तो ये प्रॉपर्टी हो गई अगली मेटल की। इसमें अधिकतर मेटल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ मेटल नहीं शो करेंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम, सॉफ्ट मेटल ये नहीं शो करेंगे, मरकरी लिक्विड फॉर्म में ये नहीं शो करेगा। बाकी अधिकतर या मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट दीज 3 और 4 आर हाईली थिन मेलिएबल, है ना। अब इसमें मेलिएबिलिटी में भी सारे मेटल को एक हद तक ही पीट कर पतला किया जा सकता है ना। तो सबसे ज़्यादा हाईली मतलब हाईएस्ट मेलिएबिलिटी जिसका है वो है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड का सिंबल है AU और सिल्वर का सिंबल है AG, ठीक। तो गोल्ड और सिल्वर जो है बेस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं, बेस्ट मेलिएबल। बेस्ट मेलिएबल कहने का अर्थ है कि ये बहुत ज़्यादा पतले शीट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, इनको पीट कर बहुत ही पतला शीट बनाया जा सकता है। बाकी मेटल को भी बनाया जाता है पतले शीट में, लेकिन इतना पतला नहीं किया जा सकता। जैसे अब मिठाई या किसी चीज़ पे आप देखते होंगे तो सिल्वर या गोल्ड का अर्क लगाया जाता है। अर्क मतलब बहुत ही महीन शीट, बहुत ही महीन, मतलब वो टच करते ही एकदम मतलब गायब हो जाएगा, इतना महीन रहता है। तो उतना महीन शीट और किसी मेटल का नहीं बनाया जा सकता, वो केवल गोल्ड और सिल्वर का ही बनाया जा सकता है ना। तो थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है मेटल को, और इस थिन शीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं, जिसमें बेस्ट जो मेलिएबल मेटल्स हैं वो गोल्ड और सिल्वर हैं, ठीक है। इसलिए इनके ऑर्नामेंट बहुत पतले पतले बहुत ही हल्के बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉस्टली होते हैं और अमाउंट में बहुत कम मिलते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, है ना। दैट इज़ वाई इनका ज़्यादा यूज हो, ज़्यादा लोग तक पहुँच रहे हैं, इसलिए इसके हल्के हल्के आभूषण या ऑर्नामेंट्स बेचे जाते हैं। साथ ही साथ ये खाने की चीज़ों पर भी इनका शीट लगाया जाता है आजकल, ठीक है। तो ये हो गया थिन शीट की बात। अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है डक्टिलिटी। ठीक है, कुछ आपके NCERT बुक में कुछ एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी इसी जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ उसी पे बेस्ड है, तो आप इजीली वो समझ सकते हैं, कर सकते हैं। एग्जाम में कोई एक एक्टिविटी आ सकती है, जनरली आती है हर साल, तो एक्टिविटी यही सब प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। आप हल्का सा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई नया चीज़ उसमें नहीं दिया है। तो डक्टिलिटी क्या है, जब मेटल्स को, यहाँ पे नहीं लिखना है, डक्टिलिटी या डक्टाइल नेचर, डक्टिलिटी बोल देते हैं, डक्टिलिटी यानी लॉन्ग वायर। मेटल को पीट कर और साथ में उसको इस तरह से पीटा जाएगा कि लंबे तार में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। खींचा जाता है मेटल को, पीटना भी और खींचना भी किसी मशीन वगैरह की सहायता से, तो लंबे लंबे तार में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे हमारे घरों में जो कॉपर वायर है, तो कॉपर तो ऐसे मतलब कॉपर काफ़ी मेटल हार्ड होता है, लेकिन इसको इतना पीटा जाता है और इतना खींचा जाता है, इलोंगेट किया जाता है, इसके लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं। ऐसे एल्युमिनियम का भी वायर बनाया जाता है। जनरली हमारे घरों में जो एल्युमिनियम वायर और कॉपर वायर यूज होता है, आयरन का वायर नहीं यूज होता है, ठीक ना। तो ये, लेकिन आयरन के भी वायर बनाए जा सकते हैं, जिंक का भी वायर बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सबका नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कॉमनली कॉपर वायर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, कंडक्टिविटी अच्छा देता है, इसलिए इसके वायर बनाए जाते हैं, यानी इसमें डक्टिलिटी हाई होती है। और एल्युमिनियम के भी वायर बनाए जाते हैं, पहले काफ़ी यूज होते थे, अभी भी यूज होते हैं एल्युमिनियम के वायर। ये सबसे सस्ता है, मतलब कॉपर से भी सस्ता है, और 3rd नंबर पे है कंडक्टिविटी के हिसाब से। अगर कंडक्टर देखा जाए तो अच्छा कंडक्टर है 3rd रैंक पे। तो इस तरह से मेटल को जब लॉन्ग वायर में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल नेचर के होते हैं। ये तो प्रॉपर्टी का नाम हो गया, है ना। और मेटल्स को क्या बोलेंगे, मैलिएबल यहाँ पे, और यहाँ मेटल को बोलेंगे डक्टाइल नेचर। डक्टाइल नेचर की वजह से ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं,
डक्टिलिटी प्रॉपर्टी यानी मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वायर, है ना। ठीक है, अब लॉन्ग वायर हो गया। अब इसमें देखिए, जैसे बेस्ट मेलेबल दो मेटल था सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर गोल्ड, वो बहुत पतले शीट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं जितना और मेटल को नहीं किया जा सकता। सिमिलरली बेस्ट मतलब बेस्ट अगर डक्टाइल मेटल का बात करें तो भी वही आएगा। सो गोल्ड और सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड, Ag मीन सिल्वर सिंबल ऑफ द सिल्वर एंड Au फॉर सिल्वर ऑफ द गोल्ड। ये दोनों के दोनों जो हैं बेस्ट डक्टाइल मेटल भी है, यानी इनकी पतली तार बनाई जा सकती है बहुत लंबी दूरी तक। ऐसा कहा गया है कि कैलकुलेट करके कि 1 ग्राम अगर सिल्वर लेंगे, सिल्वर मेटल, तो उसको पीट के और खींच कर लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 1 ग्राम सिल्वर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये डक्टाइल नेचर का होता है ये मेटल, सिल्वर या गोल्ड, है ना। इसका थोड़ा ही, बहुत थोड़ा मात्रा बहुत लंबे दूरी तक का वायर बनाने के लिए यूज होता है। बाकी भी वायर मतलब मेटल यूज होते हैं, बट वो उतने ज़्यादा डक्टाइल नहीं होते हैं। बट चूँकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो हमको ये तो वायर में यूज नहीं करते हैं। जनरली हम लोग कॉपर, सिल्वर या आयरन या इस तरह के मेटल यूज करते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गया। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे मेटल में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डोनेटर टाइप के होते हैं, है ना। सब प्लस फॉर्म में होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए प्लस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और इस तरह का कई सारे मेटल लगभग पॉजिटिव हैं, सभी होते हैं। दूसरा हार्डनेस, हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनको चाकू से काटा जा सकता है, ये एक्टिविटी में भी दिया है, ठीक है। तो अपीयरेंस, सारे शाइनिंग होते हैं, सभी मेटल चमकीले होते हैं, चाहे सोडियम ले लें चाहे ये, चाहे सोडियम को भी अगर काटेंगे आप तो अंदर से चमकीला सरफेस दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो एयर के पास कांटेक्ट में आएगा और बाकी चीज़ों कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्साइड का लेयर बना लेता है और फिर गंदा हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है। अदरवाइज सारे मेटल शाइनिंग होते हैं, उसको आप कट करके भी देख सकते हैं। फिर शाइनी नेचर है, लस्टरस प्रॉपर्टी। फिर सारे मेटल सॉलिड होते हैं, एक को छोड़कर, मरकरी हमारा जो लिक्विड स्टेट में होता है। मेलेबिलिटी, सारे मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले पतले चादर में पीट कर हैमर करके, बाई हैमरिंग, जिसमें बेस्ट जो है मेलेबल वो है गोल्ड और सिल्वर, है ना। डक्टिलिटी या डक्टाइल नेचर मेटल का होता है, यानी मेटल को पीट कर और एलोंगेट करके लंबा वायर बनाया जा सकता है। उसमें भी सिल्वर और गोल्ड बेस्ट डक्टाइल मेटल हैं, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में यूज करके हम लोग इनका बहुत लंबा वायर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। ये हो गया ये। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल की। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए विथ एग्जाम्पल्स, और कुछ खास इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जितनी चीज़ें दी हैं एनसीईआरटी में उसको कॉन्सेंट्रेट करिए, दैट इज इनफ फॉर यू। अब अगला प्रॉपर्टी मेटल का देखा जाए तो वो है कंडक्टिविटी, जो इसकी खासियत है। ऐसे तो बहुत सारी खासियत है मेटल की। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी मतलब होता है कि हीट और लाइट को कंडक्ट कर सकता है मेटल, यानी हीट और लाइट इसमें से पास होकर एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट या इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है सारा मेटल, सभी के सभी मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। बेस्ट तो कुछ ही होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट आप जानते हैं जो बेस्ट कंडक्टर है वो है क्या है? सिल्वर। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है, उसके बाद सेकंड रैंक पर कॉपर आता है, फिर थर्ड पे एल्युमिनियम एंड सो ऑन। इस तरह से एक रैंकिंग बनी हुई है कंडक्टिविटी के एबिलिटी के आधार पे कि कौन ज़्यादा बेटर कंडक्टर है, ठीक है। तो सभी मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होता है। क्यों होता है फ्लो? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करते हैं और तेज़ी से इनका इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो दूसरे एटम से रिएक्ट करते हैं, और इस तरह से जो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर पाते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारा है कंडक्टिविटी के बाद क्या होगा, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक। तो अब इसमें एक एक्टिविटी दिया, बाकी भी एक्टिविटी तो आप इसी में समझ गए होंगे जो पढ़ाया मैंने। कंडक्टिविटी पे बेस्ड एक एक्टिविटी दिया, उसको मैं बना देता हूँ। ये मान लीजिए कोई स्टैंड है मेरा, ठीक है, ये कोई स्टैंड है और यहाँ पे क्या लगा है, ये फिक्सर लगा है जो किसी चीज़ को फिक्स करता है। ये मैंने कोई मेटल का रॉड ले लिया, ठीक है, ये मेटल रॉड है, ये मेरा स्टैंड में यहाँ पे फिक्स किया गया है, स्क्रू वगैरह से लगाकर ये मेटल का रॉड फिक्स किया गया है। और ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ तक हो गया। ये है मेटल रॉड, ठीक है, किसी भी मेटल का हो सकता है, सिल्वर गोल्ड तो नहीं लगे माना है, कोई भी लगे मेटल ले सकते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। अब यहाँ पे कैंडल मैंने रख दिया, कैंडल या कुछ भी फायर का सोर्स रखते हैं जहाँ से, ठीक है, कैंडल ही मान लीजिए मैंने रख दिया और ये जल रहा है। अभी नहीं जला रहे हैं, अभी ये सब सेटअप बता रहा हूँ। और क्या किया गया है, यहाँ पे मैंने लगा दिया वैक्स यानी जो मोम होता है उसको गला के रख दिया नीचे की तरफ। पहले मतलब इसको फिक्स करने से पहले ही मैंने उस पर मोम गिरा दिया और फिर उसी मोम गीले हुए या मेल्ट जो मोम है उसी में मैंने एक पिन लगा दिया, ठीक है, ये मैंने पिन लगा दिया, आयरन पिन, ठीक है। अब वो फिक्स हो गया, जैसे ठंडा हुआ वैक्स वो आयरन पिन भी इसी में फिक्स हो गया। अब उसको मैंने वो आयरन मेटल का रॉड लिया और लगा दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया हमारे स्टैंड में। अब मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूँ एकदम कॉर्नर पे मान लीजिए, और ये रॉड बहुत लंबा है, तो यहाँ पे मैं हीट दे रहा हूँ। तो देखता हूँ कि कुछ समय बाद ही क्या होता है कि हीट यहाँ देने से यहाँ का मोम पिघलने लगेगा और ये जो पिन है वो नीचे गिर जाएगा। पिन ड्रॉप्ड है ना, पिन जो है नीचे गिर जा रहा है। तो इससे क्लियर पता चलता है कि मेटल का ये जो रॉड था इसने हीट को कंडक्ट किया। यहाँ पे मैंने कैंडल या किसी लाइट मतलब हीट का सोर्स दिया एक एंड पे, और वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होने लगा दूसरे एंड पे, और उसका सीधा सा सबूत है, उसका सीधा सा जो जस्टिफिकेशन है कि यहाँ पे जो वैक्स में मैंने पिन लगाया था वो वैक्स तो तुरंत पिघल गया, और उसके बाद पिन जो अटकेगा नहीं, वैक्स तो है नहीं, मैंने वैक्स में ही पिन अटकाया हुआ था, तो पिन नीचे गिर गया और वैक्स मेल्ट डाउन होकर ड्रॉप हो गया, वैक्स भी नीचे गिरने लगा, है ना। तो दैट शोज द कंडक्टिविटी और हीट कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल, ठीक है। तो ये एक्टिविटी में इसी तरह से आपको समझाना है कि मेटल एक अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, और ये एक एक्टिविटी अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाकर समझा सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं समझाना है, 2-3 सेंटेंस में, ओके। तो ये दिया गया, इस तरह से और भी कई एक्टिविटी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हीट करके आप यहाँ पे उंगली लगाए रखिए, तो आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे हीट महसूस होगा, क्योंकि यहाँ से हीट कंडक्ट होकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। सिंस इट इज़ अ मेटल, अगर ये लकड़ी होता है या कुछ और होता है, प्लास्टिक होता है, रबर होता है, तो यहीं पे जो जलता है वहीं पे हीट रहता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है ना, जब तक कि वो जल के वहाँ तक हीट ना पहुँच जाए जलते जलते। तो कंडक्टर और मतलब मेटल्स और नॉन मेटल में यही फ़र्क होता है, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब जल्दी से 2 मिनट में हम लोग नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। मेटल्स का तो आ गया क्लियर समझ में। देखिए नॉन मेटल्स में सारी प्रॉपर्टीज़ रिवर्स होती हैं, ऑलमोस्ट रिवर्स होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही क्लास के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। दूसरा जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्लोरीन माइनस, और क्या हो सकता है, ऑक्सीजन 2 माइनस, क्लोरीन माइनस एटसेट्रा, इस तरह के माइनस चार्ज जनरेट करता है नॉन मेटल, ओके। और दूसरा प्रॉपर्टी मेटल में हमने पढ़ा था कि वो हार्ड होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं हार्ड तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, और नॉन मेटल्स लेस हार्ड, यानी मेटल के कंपैरिजन में तो इनका हार्डनेस ना के बराबर है ना, लेस हार्ड एंड ब्रिटल,
क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल एक शब्द है, ब्रिटल का मतलब होता है हिंदी में क्षण-भंगुर। क्षण मतलब एक थोड़े से समय के लिए, भंगुर मतलब कमज़ोर। मतलब एक बार अगर नॉन मेटल को मारेंगे ऐसे एक हथौड़ा तो टूट कर बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे पत्थर को मारते हैं हम लोग, अगर सॉफ्ट पत्थर है जनरली, तो उसको जैसे ईंटे को मारे तो उसके 4 टुकड़े 10 टुकड़े हो गए, यानी दैट शोज द ब्रिटल नेचर, है ना। तो ब्रिटल होते हैं नॉन मेटल्स और बहुत ही लेस हार्ड होते हैं। मेटल्स में उसके हार्डनेस का कंपेरिजन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये ब्रिटल होते हैं, लेस हार्ड होते हैं। लेस हार्ड भी नहीं ले सकते, केवल ब्रिटल लिखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा कि हाईली ये ब्रेकेबल इनटू पीसेस। जैसे इनको हैमर किया जाएगा ये पीसेस में, पतले पतले टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे। उसके बाद ये इनका फिजिकल स्टेट, मेटल को हमने देखा था तो मेटल जो है तो ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, केवल मरकरी लिक्विड में था। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं सल्फर, कार्बन। सल्फर हो गया, कार्बन हो गया। सल्फर येलो पाउडर के रूप में होता है, येलो कलर के पाउडर के रूप में, पाउडर सॉलिड ही होता है। कार्बन कोयले के रूप में मिलता है, वो भी सॉलिड है। 2 एग्जांपल हो गए, दैट्स इनफ। और फास्फोरस का भी पाउडर होता है, पी से इसका सिंबल होता है ना, ये भी पाउडर होता है। लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये हमारा सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया। 3 एग्जांपल मैं केवल बता रहा हूँ जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे नॉन मेटल, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस। लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन, केवल एकमात्र ये जो मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन, ठीक है। नॉन मेटल एकमात्र जो लिक्विड फॉर्म में है दैट इज ब्रोमीन। उसके बाद गैस के फॉर्म में बहुत सारे नॉन मेटल हैं, जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्लोरीन और हीलियम, है ना। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया। तो ये सब और भी कई सारे नॉन मेटल्स हैं जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो यानी कि नॉन मेटल्स जो है तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के 3 एग्जांपल, सल्फर का S, कार्बन का C, फास्फोरस का P। लिक्विड में केवल ब्रोमीन जिसका सिंबल होता है Br, ये लिक्विड केवल फॉर्म में पाया जाता है, एकमात्र नॉन मेटल। और बहुत सारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन एंड मैनी मोर। तो ये फिजिकल स्टेट की बात हो गई, जो कि सॉलिड से मतलब मेटल से काफ़ी डिफरेंट है कहा जा सकता है। मेटल केवल 2 स्टेट में पाया जा रहा था, सारे मेटल सॉलिड थे, केवल एकमात्र लिक्विड था। यहाँ तो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं नॉन मेटल। उसके बाद डक्टिलिटी, तो नो डक्टाइल नहीं होते, यानी नॉन मेटल को पीट के इसका तार नहीं बना सकते हैं, तो ये भी नहीं होता है। फिर नो मेलिएबल, इनको पीट कर पतला शीट नहीं बन सकता है नॉन मेटल का, ये भी हो गया। जस्ट अपोजिट नेचर है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, मेटल से जस्ट अपोजिट नेचर का ये शो कर रहा है नॉन मेटल। और हीट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, नो, देयर इज नो हीट कंडक्टेंस, हीट कंडक्ट भी नहीं करता है नॉन मेटल। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोल सकते हैं या कंडक्टिविटी।